नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, 4 जून 2024 के बाद इस देश का एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी नहीं सेट कर रहे। देश का एजेंडा राहुल गांधी सेट कर रहे हैं और शायद इसीलिए राहुल गांधी अब अडानी कांड पर मोदी से आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि अडानी अब मोदी जी के लिए गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। अब दोस्तों, आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी अहम मीटिंग थी, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और इस मीटिंग में राहुल गांधी ने ये क्लियर किया, साफ किया सारे नेताओं के सामने कि अब वो अडानी का सारा खेल खोलकर पूरा पर्दा फाश करके ही दम लेंगे, चैंग लेंगे और चाहे कुछ हो जाए, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, अडानी को अब वो छोड़ने नहीं वाले हैं। और राहुल गांधी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी बुच, इन्होंने जिस तरह से जांच को दबाया छुपाया अडानी के मामले में और जिस तरह से उनके लिंकेजेस हैं अडानी से, माधवी बुच को इस्तीफा देना होगा। सेबी की चेयरपर्सन को, सेबी की मुखिया को इस्तीफा देना होगा और इस्तीफे पर अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 21 अगस्त तक, अब 21 अगस्त तक मोदी जी के पास टाइम है। 21 अगस्त तक मोदी जी के पास टाइम है कि वो सेबी की मुखिया का इस्तीफा ले लें, अपॉइंट उन्होंने किया है। और अगर वो इस्तीफा नहीं लेते 21 अगस्त तक, तो 22 अगस्त 2024 से, इसी महीने से राहुल गांधी, कांग्रेस, विपक्ष अडानी मामले को लेकर इस देश में सड़कों पर उतरने जा रही। पूरे देश भर में आंदोलन शुरू हो जाएगा। आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये फाइट से काम नहीं होगा। अगर आप देखें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ये बड़ा एक मामला है। इसमें सेबी के चीफ पे ही आरोप लगाए गए हैं। मुझे लगता है इसमें जो हमारी मांग है जेपीसी की, पारदर्शिता की, वो कोई गलत नहीं है। वो देश की वो सारी एजेंसी खरीद रहा है, एयरपोर्ट भी, पोर्ट्स भी, सारे उसको जा रहे हैं, सब कुछ उसको जा रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है सर? अब दोस्तों, एक तरफ मोदी सरकार हो या फिर वित्त मंत्रालय हो, फिनेंस मिनिस्ट्री हो या फिर सेबी हो या फिर सरकारी एजेंसियां हो, जहां इस मामले को दबा रही हैं और गोदी मीडिया के चैनल भी जहां इस मामले को दबा रहे हैं, वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक बड़ा खुलासा किया। एक ऐसा खुलासा जिसने अडानी मामले को और संगीन बना दिया है। अब इंडियन एक्सप्रेस की जो आज स्टोरी है, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, उस स्टोरी में कहा गया है कि माधवी बुच और उनके पति धवल, इन लोगों ने जिस फंड में पैसा लगाया, उसी फंड में पैसा अडानी जी के बड़े भाई, गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी, वही मास्टरमाइंड है, विनोद अडानी का भी मोटा पैसा लगा हुआ था। यानी आप कह सकते हैं कि जिस फंड में ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ये फंड का नाम है ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड, इस फंड में माधवी इन्वेस्ट कर रही थी और इसी फंड में मोटा पैसा विनोद अडानी इन्वेस्ट कर रहे थे। यानी कहीं ना कहीं ये वो फंड था जहां माधवी और विनोद अडानी दोनों का पैसा लगा था। और आप देखिए, इत्तेफाक देखिए कि इसी फंड की जांच माधवी कर रही थी, जिस फंड में उनका पैसा लगा हुआ है। इसी फंड से खेल हुआ शेयर मार्केट में, इसी फंड से काले धन की बात सामने आई, आरोप लगे और उसी फंड की जांच माधवी कर रही थी। और ये बात क्या माधवी ने सुप्रीम कोर्ट से छुपाई? क्या ये बात माधवी ने सरकार से छुपाई? इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि खेल जो है छोटा मोटा नहीं है, मोटा खेल है। अब दोस्तों, क्योंकि मामला ये दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है और जो अडानी को लेकर मामला होता है सीधे मोदी जी को हिट करता है, तो मुसीबत मोदी जी के लिए भी बहुत बड़ी है। और दिक्कत ये मोदी जी की है कि अब 303 सांसद नहीं, अब 240 सांसद हैं, तो मोदी जी के लिए बड़ी मुसीबत है। और इसीलिए आरोप अडानी पर लग रहे हैं और डिफेंड उसको बीजेपी कर रही है, बीजेपी बचाव कर रही है। बीजेपी पे आरोप नहीं लगाया हिंडनबर्ग ने, आरोप अडानी पर हैं, सेबी के चेयरपर्सन पर हैं, डिफेंड बीजेपी कर रही है। देखिए क्या खेल है।
क्योंकि मामला वाकई इतना इम्पॉर्टेंट है और पूरी देश की राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, मुझे लगा कि आज किसी खास मेहमान को बुलाना चाहिए। तो मैंने इस पूरे शेयर मार्केट और फाइनेंशियल घपलों के एक बहुत बड़े लीजेंड को बुलाया, अरुण कुमार अग्रवाल। चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हो, इन्होंने ही पिटीशन बनाई थी इलेक्टोरल बॉन्ड में, जिसमें आपने देखा क्या हुआ, और चाहे वो मामला रिलायंस का हो, चाहे वो मामला शेयर बाज़ार के घपलों का हो, चाहे वो मामला इससे पहले के जो सेबी के चेयरमैन रहे उनकी परतें खोलने का हो, भ्रष्टाचार खोलने का हो। अरुण कुमार अग्रवाल ने एक उम्र का बड़ा हिस्सा इस देश के फाइनेंशियल और कॉरपोरेट करप्शन को उससे लड़ने में खपा दिया है। आज इनको मैंने बुलाया, इनको गौर से सुनिएगा। एक गुजारिश मैंने इनसे की थी कि साहब, पूरी जनता आपको सुनना चाहती है, ऐसी भाषा बोलिएगा जो आसानी से कहानी समझ में आ जाए। और ये तैयार हो गए, अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो साथ में इनके अग्रवाल साहब के साथ लखेड़ा साहब रहेंगे, उमाकांत जी रहेंगे। उमाकांत जी से मैं ये पूछना चाह रहा था आज कि भाई, मोदी और अमित शाह का मनोस्थिति क्या है इस पूरे मामले को लेकर, उनकी सरकार की स्ट्रेटजी क्या है, सुनते हैं उनको भी। तो अग्रवाल साहब को सुनिए, उमाकांत लखेड़ा जी को सुनिए, और आप तय करिए कि मामला कितना संगीन है। मेरा पहला सवाल अरुण कुमार अग्रवाल से। अरुण जी, आपने तो अपने पूरे जीवन में, आप यूं मैं कहूं कि फाइनेंशियल जितने भी घोटाले घपले बड़े बड़े हुए हैं, शेयर बाजार के घपले, इलेक्टोरल बॉन्ड के घपले, सुप्रीम कोर्ट तक आप उन मामलों को ले गए। और अगर मैं सही में कहूं तो आप एक विसल ब्लोअर हैं, और विसल ब्लोअर ही नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने एक उम्र दे दी इस देश को। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी बुद्ध, जिनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, मुझे एक दो लाइन में बताइए कि क्या इनके लिंकेजेस, आपने जो सारा पूरा का पूरा ये कागज खंगाला है, क्या सेबी के चेयरपर्सन के लिंक अडानी ग्रुप से या उनके अडानी के जो बड़े भाई हैं विनोद अडानी से, उनसे लिंकेजेस हैं? और क्या कुछ राज माधवी जी ने छुपाए हैं देश से? दोनों ही बात सही है कि इनके लिंकेजेस भी हैं और उन्होंने बातें छुपाई भी हैं। लिंकेज क्यों है ये मैं पहले आपको बताता हूं कि इतने हजारों फंड्स हैं जहां कि आदमी अपना पैसा लगा सकता है, तो पूरी दुनिया में इनको एक वही फंड मिला जो कि मॉरिशस और बाहर में है, जिसमें कि वो अडानी की जो ड्रॉप डाउन कंपनी के बाद कंपनी जैसे होती है ना, कि उसको छुपाने के लिए उसकी एक कंपनी में ये निवेश करते हैं, अपना पैसा रखते हैं। बड़ी बात अरुण जी, मैं यहाँ रोक रहा हूँ। आपने बड़ी बात की कि इस देश में, इस मुल्क में हजारों फंड हैं, जिसमें मैं निवेश कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, जिसमें लखेड़ा साहब कर सकते हैं। आपने सवाल उठाया कि भाई जब हजारों फंड हैं तो उसी फंड में क्यों आप घुसे जिसमें विनोद अडानी भी थे, ये आप कह रहे हैं जी। अब दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि जो उसको मैनेज कर रहे थे वो उनके हस्बैंड के बचपन के दोस्त थे, दोनों मॉडर्न स्कूल और आईआईटी में गए, और इसके कारण उन्होंने सेबी के मेंबर होने के 2 साल पहले इन्वेस्ट किया। चलिए यहां तक तो हम बात आपकी मान लिए कि कोई मेरा दोस्त है कहता है, उस लाइन में हमने दे दिया। लेकिन जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हुआ, उस दिन जब आपको पता चला तो आपने क्या किया? 1 हफ्ते पहले कायदे से आपको बेच लेना चाहिए था, या वो पैसे रिडीम कर दूसरे जगह लगा देना चाहिए था। आप वही चाल किए जो कि एक छोटा चोर करता है। सॉरी फॉर छोटा चोर, हाँ, जो करता है। वो क्या किया आपने? अपने नाम से हटा के अपना नाम हटा लिया और हस्बैंड, और कहा कि ये मेरे अब हस्बैंड खाली है इसमें, तो हमको अब ये बात डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ेगी। ये मालूम है कि आपको जब आपका अपॉइंटमेंट होता है तो आपको अपने एसेट्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, ये इनको भी मालूम था। तो ये जो छोटा काम किया इन्होंने कि अपना हटा दिया, हस्बैंड का रख दिया, या अपने को पूरा हटा देते, अभी भी जॉइंट नेम में है लेकिन मैनेज करेंगे हस्बैंड। क्यों? क्योंकि वो जो अडानी के आदमी थे, जो एंटरप्राइजेस के जो बोर्ड मेंबर थे, उसको वो
अनॉय नहीं करना चाहते थे। अब दूसरी बात पर यहीं पर रुके रहिए आप कि अडानी, मैंने इन्होंने तो खाली कहा कि हमारा एक अडानी का डायरेक्टर इंटरप्राइजेज में मेरा स्कूल का दोस्त था। आप और कितने अडानी के लोग को जानते थे उसके पहले, उसके थ्रू, क्योंकि आप तो उसी फील्ड में थे, प्राइवेट में, तो आप और लोगों को भी जानते होंगे। तो आप ये भी जानते होंगे उस समय से कि अडानी का शेयर बहुत ओवर वैल्यूड है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि ये बात अडानी को भी मालूम होगी, तो अगर उसका फंड था तो आप क्या वनरेबल नहीं हो गए ब्लैकमेल के? जी, आपको बात समझ में आई? अगर अडानी मालूम है और आप कुछ किए तो इसीलिए उनको तुरंत अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है। हम डिस्क्लोज करवा देंगे कि आपने मेरे फंड में लगाया, भले वो नहीं करेगा, लेकिन एक आप तो अपने को वनरेबल कर दिए ना। जी, जी, अगर आप कोई अच्छे आदमी समझ के, गए। हाँ, अरुण जी, आप आपने दो बड़ी बात कही। आपने कहा कि भैया हजारों फंड थे तो अडानी वाले ही फंड में क्यों लगाना, नंबर एक। दूसरा कि भाई अगर आप सेबी की मेंबर जब आप बन रही थी, सेबी में आप जा रही थी, बाद में आप चेयरपर्सन बनी, तो जब आप सेबी में जा रही थी तो आप वो जो पैसा आपने लगाए थे या तो उसको आप वापस ले लेती या बेच देती, जो भी था। आपने अब चुपचाप अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिया, यानी कहीं ना कहीं दिल में चोर था, ये आप कह रहे हैं। मैं एक चीज और पूछ रहा हूं आपसे, मैं ये चीज पूछ रहा हूं कि जब अडानी पर जांच हुई, उस जांच को माधवी बुच, ये जो मैडम है, ये उसको लीड कर रही थी। अरुण जी, क्या अगर हमारा पैसा अडानी के किसी फंड में लगा है, अडानी से जुड़े किसी फंड में लगा है, और मुझे जांच दे दी जाती है अडानी की, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई मैं भारत सरकार को बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताऊंगा कि भाई मैं दीपक शर्मा, मैं ये जांच नहीं करूंगा क्योंकि मेरा पैसा उसमें लगा हुआ है। जिस फंड की जांच करनी उसमें मेरा पैसा लगा हुआ है और मैं इस जांच से पीछे हट जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि माधवी जी को जांच से पीछे हटना चाहिए था? नहीं, देखिए, मैं उनके बारे में ये तो नहीं कह सकता हूं कि जो है दाढ़ी में काला है, वैसे मेरी दाढ़ी तो सफेद है, समझा ना। तो उनकी तो मैं उनके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन हम उसको दूसरी तरह से आपसे सवाल पूछते हैं। अगर माधवी बुच को मालूम था कि किसी समय हमने अडानी के फंड में इन्वेस्ट किया था, और अगर वो सारे फंड का खुलासा हो जाए कि किस किस समय में कौन इन्वेस्ट किया, तो मेरा भी नाम निकलेगा। ओहो, अरुण जी, बड़ी दूर की कौड़ी बता दी, ये तो मैं सोच ही नहीं पाया। आपका ये कहना है कि अगर वो जांच गहराई से होती तो उसमें उनका नाम भी आ जाता, वो भी एक्सपोज हो जाती। ओहो, एक हम एलिगेशन लगा सकते हैं, भले उसने सोचा या ना सोचा। चलिए, एक मिनट मैं जरा लखेड़ा साहब से पॉलिटिकल कमेंट ले लूं, फिर मैं आता हूं इस पूरे मामले में। लखेड़ा साहब, भाई अरुण जी हैं, ये कह रहे हैं कि साहब माधवी जी ने दो गलतियां करी हैं, कहीं ना कहीं उनको बताना चाहिए था सरकार को। दूसरा, ये कैसा इत्तेफाक है कि जहां जहां आप इन्वेस्ट कर रही हैं, जिस फंड में इन्वेस्ट कर रही, वहां या तो अडानी का भाई टकरा रहा है आपसे या अडानी का कोई आदमी टकरा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अरुण जी का मानना है कि भाई गड़बड़ है। शुरू में उन्होंने कहा कि घपला हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर इतना बड़ा घपला है तो क्या देर सबेर मोदी जी निर्मला सीतारमण को फोन करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर को, और फोन करके कहेंगे कि ये माधवी बुच का इस्तीफा ले लो? क्या इस्तीफा होगा? क्या मोदी जी इस्तीफा कराएंगे लखेड़ा साहब? देखिए, अभी तक देखिए, अभी तक जो मोदी जी का जो रिकॉर्ड है वो कुछ नहीं करने वाले हैं। हमें इस्तीफे की तो कोई उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। वो अगर इस्तीफा होगा भी तो इसलिए आपको मैं बता दूं कि जो हितों का जो टकराव है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और जो एक्सपर्ट्स हैं, राहुल गांधी तो संसद में कह चुके इस बात को कि जो अडानी का पैसा है, पिछले 17वीं लोकसभा में अडानी का जो पैसा है वो मोदी जी का पैसा है, पब्लिक रैली में कह चुके हैं। और ये उन पर इसलिए हाथ नहीं डालते कि अडानी मुखौटा है, वो फ्रंटमैन है, पीछे से मोदी है।
और ये जो पूरा जाल बट्टा जो बुना गया, इस जाल बट्टे के बाद ऐसा लगता है कि माधवी बुच को में पहले मेंबर बनाया गया, एक मकसद के लिए बनाया गया मेंबर, कि देखिए वहां ऐसा आदमी पहले बिठा दो, पहले मेंबर प्रमोट करो, मेंबर बनाओ, फिर उनको उनकी पदोन्नति करके उनको चेयरमैन बिठा दो। चूंकि महिला हैं और भारतीय समाज में महिलाओं को ज्यादा आक्षेप नहीं लगाया जाता, और ये एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक कैलकुलेटेड गेम प्लान है कि कैसे अडानी के खिलाफ जब तमाम तरह के खुलासे हुए और ये बातें सामने आई कि 1990 से 1990 से जो शेयर ब्रोकर थे हर्षद मेहता, उन्होंने, वो तो छोटा खिलाड़ी था, ये बहुत छोटा प्लेयर था, वो अग्रवाल साहब को पता होगा, छोटा सा प्लेयर था वो तो मतलब एक तिल की, एक पानी की, समुद्र रेगिस्तान में पानी की बूंद थी, ये तो पूरा समुद्र है और ये पूरा स्कैम है, इतना बड़ा स्कैम है कि इसकी जड़ें फॉरेन कंट्री में है, इसकी जड़ें मॉरिशस में है, इनकी जड़ें देश का जो अवैध पैसा है, बेनामी रुपया यहां से रोटेट हो रहा है और उसे व्हाइट करने के लिए बाहर से निवेश के रूप में भारत में लग रहा है। तो संसद के भीतर और संसद के बाहर आज की तारीख में जो माहौल है, वो माहौल पिछली लोकसभा जैसा नहीं है, बहुत खतरनाक और विस्फोटक स्थिति है। और अब जो कांग्रेस पार्टी करने जा रही है 22 तारीख से ईडी के मुख्यालयों, सेबी के खिलाफ देशव्यापी घेराव, प्रदर्शन, ये मुझे लग रहा है कि इसके बाद एक प्रेशर बिल्डअप होगा। 22 तारीख के बाद देखेंगे कि इस्तीफा होता है या नहीं होता है। जी, 22 तारीख के बाद इस्तीफा होता है चेयरपर्सन का सेबी की माधवी बुच का, नहीं होता है, क्योंकि लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि ये जो लोकसभा है ये पहली जैसी लोकसभा नहीं है। अब मैं जरा अरुण जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। अरुण जी, लखेड़ा साहब अभी कह रहे थे कि जो भी जांच एजेंसियां हैं, जैसे ईडी हो गया, सीबीआई हो गई, इसी तरह से सेबी भी एक रेगुलेटरी बॉडी है, जांच करती है। हर जगह मोदी जी ने ऐसे आदमी बैठा दिए हैं जो अडानी को बचा सके, जो अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। क्या ये बात सही है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सेबी, इस तरह की जो जांच एजेंसियां हैं वो आज की तारीख में अडानी पर हाथ नहीं रख पा रही? देखिए, सेबी और बाकी जितनी आपने संस्थाओं का नाम लिया उसमें एक ईडी वगैरह, हाँ, सेबी जो है ये आपको पैसा कमवाती है जी। कैसे आप करोड़पति से अरबपति बन जाओ, अरबपति से खरबपति बन जाओ, ये सेबी आपको फैसिलिटेट करती है कि आप और धनी बनो, शेयर बाजार बढ़े, शेयर में आपने वो किया। तो अडानी जी की जितनी कंपनियां हैं वो कम से कम जो नॉर्म होना चाहिए उससे 20 गुना जो है वो ज्यादा कोट होती हैं। मतलब कि अगर आप 10 रुपया कमाते हैं और आपकी कंपनी का भाव होना चाहिए 100 रुपया, तो अडानी की कंपनी का भाव हो जाएगा कितना? 3000 रुपए। ओहो, मतलब 100 रुपए उसकी वैल्यू होनी चाहिए, आप कह रहे 3000? यही है, 30 गुना। आप देखिए ना, ओहो, 100 का 30 गुना कितना हुआ? तो मतलब आप ये कह रहे हैं अरुण जी आप ये कह रहे हैं कि हमने आपने मिलकर एक कंपनी खोली और हमारा जो शेयर का भाव होना चाहिए वो 100 रुपए होना चाहिए, लेकिन मैं अगर सेबी का चेयरपर्सन मेहरबान है, एजेंसियां मेहरबान है, और मैं कोई खेल करके उस 100 रुपए की वैल्यू को 3000 रुपए कर दूं, यानी हम अचानक, हम और आप अरुण जी और लखेड़ा साहब को भी पार्टनर बना लीजिए, हम लोग अचानक लखपति से खरबपति बन जाएंगे। ऐसा हो सकता है? और या हो रहा ही है? यही तो हो रहा है, यही काम है सेबी का। अरुण जी, सर घुमा दिया, चकरा दिया आपने। हाँ, तो चकराइए नहीं, आसान से आपने कहा था ना, आसानी से आपको बता रहे हैं। अब ये मैं दूसरा बताता हूं कि ये कैसे होता है। जी, कानून कहता है कि आप सबसे मैक्सिमम अगर कंपनी आपने चालू की
तो आप जो है 75% शेयर रख सकते हो, मतलब अपने 75 पास। रुपए आपके पास और 25 रुपए पब्लिक के पास। समझ तो गया। इन्होंने 75 तो हिंदुस्तान में अपने रखे और बाहर से विनोद अटानी से जो है 15 20 15 16 17 लगा दिए। तो अब मेरे पास ओहो। और LIC और SBI को कहा तू भी ले ले, तो 95% शेयर जो है बाजार में है ही नहीं। अब जो मेरे पास अवैध जो हमारे पास जो ओवर इनवाइसिंग का या अवैध पैसा है, उसको बाहर से राउंड ट्रिपिंग लगा के जो 5% शेयर है उसका भाव हमने तो चाहा कर दिया, क्योंकि वो जो 5% बढ़ेगा तो मेरा 95 का भी तो बढ़ेगा। यस यस यस। अगर हम 5% का भाव खींच दें, अच्छा तुम्हें कितना चाहिए, 300 में बेच रहे हो, ले लिया, तुम्हें कितना चाहिए, 500 में ले लिया, धीरे 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 करके हमने 3000 ले गए। अब वो 3000 पे हमने और लोन लिया। ये इनका चक्रव्यूह है। समझ गया। आप ये कह रहे हैं, मैं आसानी से जो मैं मुझे समझ में आया, आपकी पहले मैं बात समझा दूं जो मुझे समझ में आई, क्योंकि दोस्तों को भी समझ में आएगी। एक छोटी सी आपका ये कहना समझने में आसानी होगी कि हाँ। गोबर मिल रहा है, इतना सारा गोबर है, किसी भी ये होगा, लेकिन आप कहेंगे नहीं हमको इसी गाय का गोबर चाहिए जी। तो उस गाय का गोबर तो वो तो एक लिमिटेड मात्रा में गोबर देती है, तो उस गोबर का आप जो भी भाव कर दीजिए। ओके, समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि 75% शेयर जो है वो ओनर के पास होना चाहिए, 25% जो है वो जनता के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 95% प्रमोटर के पास है, अडानी जी के पास है, और 5% के शेयर को पैसा डाल डाल के अगर मैंने 3000 रुपए का कर दिया तो मेरा जो बाकी 95% है वो भी 3000 का हो जाएगा। ये बड़ा खेल है, मैं बहुत डायनेमिक्स में इसके नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक सवाल मैं जरूर करूंगा। क्या आपको लगता है, अगर आप, अरुण जी आप तो एक्सपर्ट हैं, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, ना IQ लेवल में कर सकते हैं फाइनेंस की, और ना ही हमारे पास ऐसी जानकारी, ना ही हमारा एक्सपर्टाइज है। मैं अपने दोस्तों से साथ कहूंगा, आप पितामह हैं, आप इस फील्ड के पितामह हैं, तमाम आपने पिटीशन के मुकदमे जीते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में भी जो सरकार को झटका दिया 440 वोट का, वो आपकी कलम से निकला है। मैं एक चीज पूछ रहा हूं, मान लीजिए आप देश के वित्त मंत्री होते, फिनेंस मिनिस्टर अरुण कुमार अग्रवाल, और ये मामला आपके पास आया होता, आपने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ी होती, जांच की होती, कागज पत्तर, तो आप सेबी के चेयरपर्सन के साथ क्या सलूक करते? क्या आप फोन घुमाते और कहते इस्तीफा दो? इस्तीफा तो देके भाई, देखिए सरकार के पास ये पावर है कि जब चाहे वो सेबी के चेयरमैन को डिसमिस कर दे। डिसमिस कर देते आप? ये एकदम, मतलब इस्तीफा नहीं मांगते आप? देखिए एक बात मैं आपको कहता हूं, मैं कांग्रेस का बहुत प्रशंसक नहीं हूं, आज ऑपोजिशन में इसलिए होता हूं, 2G का जो ओरिजिनल FIR है वो मेरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हुआ है और इस बात को रिकॉर्ड किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए कोई भी सरकार हो, करप्शन तो चलेगा। कांग्रेस में शर्म थी, नटवर सिंह जैसे स्टालवर्ड को बेचारे 3 दिन पहले गुजर गए, उनका उन्होंने इस्तीफा मांग लिया जब ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम आया, जबकि सबसे ज्यादा घपला उसमें रिलायंस ने किया था, जिसके ऊपर मैंने किताब भी लिखी जी। उनको ये पावर है एट ए मोमेंट। तो कांग्रेस को मैं ये कहना चाहता हूं, उनको शर्म थी, इनको कोई शर्म नहीं है, ये किसी का भी इस्तीफा देते हैं, तो ये इस्तीफा नहीं जी, लेकिन इनके जी, पास ये जी। पावर है। और कांग्रेस को शर्म थी, और यहाँ तो शर्म हया कुछ भी नहीं है। नहीं, मारन के साथ देखिए, राजा के साथ देखिए। मैं समझ गया, सुरेश कलमाडी का इस्तीफा लिया, अशोक चौहान का इस्तीफा लिया, उन्होंने ए राजा से कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, जबकि वो उनके सहयोगी दलों में थे, तमाम लोगों का इस्तीफा हुआ। पवन बंसल, मुझे याद आ रहा, रेल मंत्री थे, उनसे उनके भांजे का नाम था कि इस्तीफा दो भाई, तो कम से कम इस्तीफा तो लेती थी कांग्रेस। सोनिया गांधी इस्तीफा तो मांगती थी। लखड़ा साहब, अब ये तो आपके फील्ड का सवाल है साहब, आप सरकार कवर कर रहे हो 35 साल से, आप ये मुझे बताओ, ये कह रहे हैं साहब कांग्रेस को थोड़ी सी शर्म थी, हया थी, पर्देदारी थी, कुछ ना कुछ देश के प्रति था कि हाँ भाई ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई है,
यहां कह रहे हैं कि साहब इस सरकार में इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा, ये अरुण साहब कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता मैं इस्तीफा नहीं मांगता, मैं डिसमिस कर देता, बर्खास्त कर देता। तो अब ये बताइए कि एक तरफ डिसमिसल है, एक तरफ रेजिग्नेशन है, मोदी जी क्या पाथ चुनेंगे, ये बताइए। देखिए, मोदी जी अभी कोई पाथ नहीं चुनेंगे। मोदी जी के जितने ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेटर्स लास्ट जब पब्लिक प्रेशर बिल्डअप होगा, देखिए अभी तत्काल तो कोई इलेक्शन हो नहीं रहा है कि तत्काल, देखिए मोदी जी सत्ता में बैठे हुए, उनको पता है बैसाखियों के सहारे हैं। जब तक बैसाखियां अपना समर्थन वापस नहीं लेती तब तक मोदी जी की सत्ता जाने वाली नहीं है। मोदी जी ने एक फंडा सीख लिया है पिछले 1.5-2 महीने से, जब से वो 4 जून से अभी 4 जुलाई हुआ, अभी 1.5 महीना हुआ उनको। उन्होंने एक फंडा सीख लिया है कि ऐसा प्रोजेक्ट करो कि हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, भले ही जनता ने हमें हरा दिया। तो ये उस लाइन ऑफ एक्शन पर वो काम कर रहे हैं कि हम वही काम करेंगे, अपनी मर्जी चलाएंगे, अपने लोगों को अपॉइंट करेंगे, अपना जो हम मर्जी जिस तरह से। एक लखेड़ा साहब लास्ट क्वेश्चन है आपसे, क्या अभी भी मोदी जी डिक्टेटर मोड में है? डिक्टेटर मोड में, भले बैसाखियां नीचे लगी हुई हैं उनके, लेकिन माइंड से डिक्टेटर मोड में है वो। डिक्टेटर तो मुझे लग रहा है कि डिक्टेटर से ऊपर जा चुके हैं वो। एक तो हम ये कह, डिक्टेटर की परिभाषा तो हम समझते हैं कि जो तानाशाह है, जो जनता पे जुल्म करता है, उन्होंने उसके एक सीढ़ी ऊपर जा चुके हैं, सुपर डिक्टेटर, एक सुपर डिक्टेटर के रूप में जा चुके हैं। अगर वो देखिए, इतना सेबी का पूरा काला चिट्ठा सेबी का, और सेबी का जो गोरख धंधा है, अडानी को बचाने का जो गोरख धंधा है, बाढ़ ही खेत को खा रही है। सेबी का काम एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है भारत के स्टॉक मार्केट में, और वो मैकेनिज्म के बजाय आप और डकैती, चोरी चकारी का धंधे में लिप्त है। तो मुझे लग रहा है इसमें तो सीधा एफआईआर होनी चाहिए। सेबी, केवल सेबी के चेयरमैन को हटाने से काम नहीं चलेगा, इसमें तो पुलिस एफआईआर होनी चाहिए। ये मामला निश्चित रूप से जेपीसी को सौंपना चाहिए, जेपीसी की रिकमेंडेशन पे एफआईआर होनी चाहिए। जेपीसी क्यों होनी चाहिए? कि ताकि सारे डॉक्यूमेंट जेपीसी अपने कब्जे में ले ले, कंट्रोल में ले ले, उसके बाद एफआईआर करे। और इन सब लोगों को आर्थिक अपराध में गिरफ्तार होना चाहिए, चाहे वो माधवीपुरी हो, चाहे उनके हस्बैंड हो, चाहे जितने लोग हैं जिन्होंने देश के साथ, स्टॉक मार्केट के साथ गद्दारी की है और नाइंसाफी की है करोड़ों इन्वेस्टर के साथ में, ऐसा मैं मानता हूं। जी। लास्ट क्वेश्चन अरुण जी, आपसे इस तरह के सवाल पूछना ऐसा ही है। एक ऐसा आदमी जो पिछले 30-40 वर्षों से फाइनेंशियल क्राइम, आर्थिक भ्रष्टाचार, शेयर बाजार का घोटाला, सेबी का चेयरपर्सन, उसके खिलाफ 2 आपने जो है पिटिशंस डाल रखे हैं। तो आपसे सवाल पूछते पूछते तो रात हो जाएगी और आप जवाब देते रहोगे सुबह तक। मैं एक चीज कह रहा हूं, और आखिरी सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है कि अडानी, जब तक मोदी हैं, अडानी के खिलाफ कोई ठोस जांच नहीं होगी इस देश में, चाहे जितना बड़ा जराइम हो, जितना बड़ा जुर्म हो? आपका क्या मानना है? कभी नहीं होगी। देखिए, अंग्रेज आए उस समय लूटने के लिए क्या था? आप सोचिए क्या था। खेत में जो रेवेन्यू आता था, तीन कठिया वाला उन्होंने बिहार में सिस्टम डाला, थोड़ा सा आयरन और ये सब कर लिया, मिनरल्स, हमारे संसाधन। जी, आज आपके पास देश के जितने भी प्राइम एसेट्स हैं, हम राज क्यों करें? सारे प्राइम एसेट्स जो है आपने इनको दिए, फैसिलिटेट किए, कानून बदले, जहां ओवर इनवॉइसिंग हुई, बाहर से आया तो सारा मॉडल में आपने इनको एक जो है कवच दिया, और सारे प्राइम एसेट्स दिए और कवच दिया कि तुम अपने शेयर को खींचो और तुम दुनिया के सबसे जो अमीर लोग बने हैं ना, वो कोई नई सोच टेक्नोलॉजी, फेसबुक हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, इलॉन मस्क का वो गाड़ी या स्पेस का सैटेलाइट हो, या यूट्यूब हो, गूगल हो। हाँ, ये कौन सा ऐसा कर दिए कि जो है वो उस श्रेणी में आ गए? उनका पूरा वेल्थ शेयर मार्केट के मैनिपुलेशन पर पड़ा है। तो ये तीनों चीज साथ साथ चल रही है। गॉट द पॉइंट। वो जो कहते हैं ना A1 A2, A1 इज इक्वल टू
एम, तो वो सही कहता है वो आदमी। एकदम सही और कहते हैं। और केवल दो ही पॉलिटिशियन है, महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी, जो अडानी का झंडा लेके खड़ा है, और बाकी लोग कोई सिग्निफिकेंट आदमी नहीं है। जी जी जी, नहीं संजय सिंह भी बोल रहे हैं, संजय सिंह भी बोलते हैं, संजय सिंह भी आवाज लगाते हैं। जी, एक बड़ी बात आपने कही, आपने एक बड़ी बात, और मैं उस पर ही ये प्रोग्राम खत्म करूंगा। अरुण जी कह रहे हैं, लीजेंड हैं ये फाइनेंशियल क्राइम के, जहां तक खुलासे की बात है, अरुण जी कह रहे हैं कि अडानी साहब ने कोई यूट्यूब जैसा चमत्कार नहीं किया, कोई फेसबुक इनोवेट नहीं किया, इन्होंने कोई गूगल या माइक्रोसॉफ्ट की तरह कोई टेक्नोलॉजी को इनोवेट नहीं किया, कोई एप्पल फोन नहीं बनाया स्टीव जॉब्स की तरह, इन्होंने एलन मस्क की तरह कोई टेस्ला को खड़ा नहीं किया, कुछ भी चमत्कार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट का खेल करके, या फिर जो प्राइम एसेट्स देश के हैं, एयरपोर्ट है, बंदरगाहें और तमाम चीजें हैं, माइंस हैं, मिनरल हैं, कोयले का खेल है, वो सब करके ये देश के नहीं दुनिया के थर्ड रिचेस्ट, एक टाइम पे ये रिचेस्ट वेल्दी पर्सन बने। तो कहीं ना कहीं ऐसे आदमी को बचाने के लिए, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सीबीआई हो, एक कवच जो है बॉस ने दे रखा है। बॉस कौन है? अडानी जी के, वो मैं दोस्तों आप पर छोड़ता हूँ। अरुण जी आप आए, लखड़ा साहब आप आए, बड़े खुलकर बात हुई और बहुत तफसील से और बहुत आसानी से, मैं शुक्रिया हूँ अदा करूंगा आपका कि आपने अरुण जी वो फाइनेंशियल टर्म्स आप यूज नहीं किया, आपने बहुत आसानी से लोगों की भाषा में आज आपने चीजों को बताया है, खुलासे की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। लखड़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। दोनों मेहमानों का मैं अपने दोस्तों की तरफ से मैं उनका स्वागत भी करता हूं और उनको शुक्रिया भी करता हूं कि उन्होंने खुलकर कैमरे के सामने मोदी के दौर में सच बोला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।